नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। बेंगलुरु में काम करने वाले युवा इंजीनियर के खुदकुशी कर लेने के बाद पूरे देश में उबाल है। इंजीनियर की मौत की वजहों ने सबको झकझोर दिया है और उसको इंसाफ दिलाने की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे और इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल है और वो ये कि अतुल सुभाष को इंसाफ कब, ये हर कोई जानना चाहता है। अतुल की मौत के बाद समस्तीपुर में उनके घर पर मातम पसरा हुआ है। अतुल के माता पिता के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जिस इंसाफ की आस में अतुल ने मौत को गले लगाया, उस इंसाफ की जंग को आगे बढ़ाने के लिए उसके परिवार वाले कमर कस चुके हैं। बेंगलुरु की कंपनी में काम करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत के बाद बिहार के समस्तीपुर स्थित उनके पैतृक आवास पर मातम पसरा हुआ है। अपने युवा प्रतिभावान बेटे को खोने के बाद उनके पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। गम में डूबे उनके पिता के आंसू थम नहीं रहे। कभी न मिटने वाले इस दर्द से दो चार हो रहा अतुल का परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। एक बूढ़े पिता के कंधों पर एक जवान बेटे का जनाजा दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होता है। अपने जवान बेटे की मौत के बाद अब अतुल के पिता अतुल के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। विजय श्रीवास्तव हैं, उनको मैंने फोन पर कहा है कि आज की तारीख है, अब मैं नहीं आ पाऊंगा, आपको जो करना है लंबी तारीख लो या नहीं लो या फांसी पर का आदेश दो, हम लोग सब चढ़ जाएंगे फांसी पर। यदि कानून व्यवस्था यही है तो पूरा परिवार चढ़ेगा फांसी पर। हमने कुछ किया ही नहीं, मेरे आई नहीं आज तक, कभी हम उसका चेहरा नहीं देखे सर। मैं अपने पोता को नहीं लिया हूँ गोदी में, इससे बड़ा दुख और कुछ होगा किसी माँ बाप के लिए। अतुल के पिता का कहना है कि उसकी पत्नी निकिता और उसके परिवार वालों ने न केवल अतुल बल्कि उनके ऊपर भी फर्जी मुकदमे दर्ज कराए। अतुल को इतना परेशान किया गया कि उसके पास खुद की जान लेने के अलावा कोई और उपाय ही नहीं बचा। पढ़ा लिखा आदमी होकर के सोचा कि अब मैं पूरे समाज को संदेश दे दूं। वो बोलता था कि भगत सिंह जैसे फांसी पर चढ़ा करके पूरे देश को आजाद कराया है, मैं लड़ करके इस समाज को आजाद कराऊंगा। इससे महिलाओं के लिए उसका दुरुपयोग लोग कर रहा है। अतुल ने खुदकुशी से पहले अपने कमरे में एक पोस्टर चिपकाया था जिसमें जस्टिस इज ड्यू लिखा हुआ था। अतुल के परिवार वाले अब सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल देने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मेरी दरख्वास्त है कि इस केस को अपने अंडर लेके जो भी राइट इन्वेस्टिगेशन करवाना हो या कुछ कमेटी बनवा के कुछ करवाना हो या कोई फोरम ऐसा कुछ बनाया जाए जिसपे इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन ठीक से किया जाए। अतुल ने सोए सिस्टम को जगाने के लिए पूरी प्लानिंग की, मौत की तारीख फिक्स की, मौत से पहले, मौत के दिन और मौत के ठीक पहले की एक चेकलिस्ट तैयार की और चेकलिस्ट में मौजूद सभी काम को पूरा करने के बाद मौत के फंदे पर झूल गए। अतुल के परिवार वाले सवाल उठा रहे हैं कि अगर ऐसा किसी महिला ने किया होता तो अभी तक लड़के के साथ उसका पूरा परिवार सलाखों के पीछे रहता। अतुल की खुदकुशी की खबर उसके मोहल्ले में जिसने भी सुनी वो अवाक रह गया। किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा कि अतुल जैसा सुलझा हुआ युवा भी आत्महत्या कर सकता है। जितना उसके लिए बच्चा कहा जाए वो कम है और जो निर्णय वो लिया वो ऐसा नहीं है कि बच्चा ऐसा निर्णय ले सकता है। वो बहुत ज्यादा हताहत हुआ है। ये आत्महत्या नहीं, मर्डर है ये। क्यों ये बात कैसे कर रहे हैं? नहीं, मर्डर है। सब प्रताड़ित किया उसके ससुराल वाले ने, या बीबी हो, उनका उसका चाचा हो या ससुर हो, सास हो, सब टॉर्चर किया है उसको। इंसाफ के इंतजार में अतुल ने अपनी जान दे दी और अब अतुल के लिए उसके परिवार के लोग इंसाफ मांग रहे हैं। लेकिन इंसाफ का ये इंतजार कितना लंबा होगा, इसके बारे में फिलहाल कोई नहीं जानता। न्यायालय का जो चल रहा है इस हिसाब से अभी भी 498 हमारे ऊपर रहेगा और हम लोग फिर जाएंगे, फिर परेशान होंगे। समस्तीपुर से शशि भूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बेंगलुरु पुलिस ने अतुल सुभाष की मौत के मामले में निकिता और उसके परिवार वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और बेंगलुरु पुलिस की एक टीम आज जौनपुर भी पहुंचने वाली है। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही निकिता के परिवार वाले अपने घर में ताला लगाकर फरार हो चुके हैं। इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है कि घर छोड़कर क्यों भागे अतुल के ससुराल वाले। आपको बता दें कि अतुल के खुदकुशी के मामले के तूल पकड़ने के बाद निकिता और उसके परिवार वालों के ऊपर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लिहाजा कल रात निकिता की मां और उसका भाई घर छोड़कर फरार हो गए। अतुल सुभाष ने अपनी मौत से पहले जो सुसाइड नोट छोड़ा है उसमें अपने सताए जाने की पूरी पीड़ा बयान की है। अतुल ने अपने वीडियो में बताया है कि किस तरह से उसकी पत्नी और परिवार वालों ने उसका जीवन नरक बना दिया था। अतुल की शिकायत पर बेंगलुरु पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बेंगलुरु पुलिस ने मामले की तफ्तीश तेज कर दी है, लेकिन पुलिस की पूछताछ से पहले ही निकिता की मां और भाई जौनपुर स्थित अपने घर पर ताला लगाकर फरार हो गए। आज यहाँ से कोई नहीं निकलने वाला है क्योंकि देर रात परिवार यानी कि माँ और उनका बेटा यहाँ से निकल चुके हैं। रात के अंधेरे लगभग 1 बजे रात को चुपचाप अलग अलग दिशा में दोनों ही जन निकलते हैं। ये वो गली है जहां से सिंघानिया यानी कि निकिता की मां निशा सिंघानिया निकलती हैं और एक अलग छोर से उनके बेटे निकलते हैं। कल रात भागने से पहले जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बात करने से ही इनकार कर दिया। निकिता साथ क्या हुआ था? कल रात से निकिता का परिवार फरार, मां निशा और भाई फरार हैं। एक काली बाइक से निकलकर जौनपुर की गलियों से होते हुए इस रास्ते से आते हुए वो परिवार देर रात कहां पहुंचता है, इस वक्त हम उसी जगह पर पहुंचे हुए हैं और उस होटल का नाम है होटल रघुवंशी, जहां कुछ देर के लिए वो ठहरते हैं, रिसेप्शन पर बैठते हैं और उसके बाद एक 4 व्हीलर आता है जिस पर बैठकर वो जौनपुर से बाहर निकल जाते हैं। इससे एक दिन पहले निकिता के परिवार वाले मीडिया को धमकाते भी दिखे थे। निकिता ने अतुल और उसके परिवार वालों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कराए थे, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि अतुल का परिवार उनसे दहेज की मांग करता था। निकिता ने यहां तक आरोप लगा दिए थे कि उसके पिता की मौत की वजह भी दहेज ही थी। जो मामले उधर से लगाए भी गए, इसमें आपको मैं बता दूं 302, 377 के भी मामले लगाए गए, सब फाल्स थे, सब गलत थे और उसको उसने बीच में उठा भी लिया था। हालांकि 498 और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस अभी भी चल रहा है। उसने एक डाइवोर्स भी किया हुआ था, डाइवोर्स का भी केस किया था, तो ये सब फाल्स केसेस थे। निकिता का परिवार जौनपुर में जिस मोहल्ले में रहता है वहाँ के लोगों से भी उनका ज्यादा वास्ता नहीं रहा है। जिसे आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी सलाम दुआ भी नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, व्यवहारिक नहीं थे, मतलब सामाजिक नहीं थे। सुभाष को आपने कभी देखा घर में आया? कभी नहीं, कभी नहीं। कहाँ से जब 2000 बता रहे हैं कि 19 से कैसे जब मुकदमा चल रहा है और तो कहाँ वो अपने बच्चे को नहीं देख पा रहा था तो कैसे आएगा वो। अतुल के परिवार वाले सवाल उठा रहे हैं कि अगर ऐसा मामला किसी महिला के साथ हुआ तो पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाता, लेकिन यहाँ एक्शन में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पीड़ित एक पुरुष है। जौनपुर से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बेंगलुरु पुलिस ने अतुल सुभाष खुदकुशी केस में तफ्तीश तेज कर दी है। अतुल के कमरे में मिले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने पुलिस ने कब्जे में कर लिया है और उनकी जांच शुरू कर दी है। बेंगलुरु पुलिस की एक टीम आज निकिता के परिवार वालों से पूछताछ करने के लिए जौनपुर भी पहुंचने वाली है। इसी से जुड़ा हमारा आज का तीसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि इंजीनियर खुदकुशी केस में कहां तक पहुंची पुलिस की जांच। इसके बारे में बता रहे हैं जौनपुर में मौजूद हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। अतुल सुभाष मामले में बेंगलौर पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। जौनपुर उनका आगमन कभी भी हो सकता है। अतुल सुभाष के फ्लैट से तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स
पुलिस ने बरामद किए हैं और अपने कब्जे में लिए हैं। जांच तेज हो गई है। तो वहीं दूसरी ओर अतुल सुभाष को लेकर सोशल मीडिया पर तो चर्चा है ही, समर्थन मिल ही रहा है। सिस्टम को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बेंगलोर पुलिस जौनपुर कब पहुंचती है, क्योंकि परिवार जब फरार है तो जौनपुर पहुंचकर बेंगलोर पुलिस पूछताछ किस तरह करेगी, और अगर पूछताछ नहीं हो पाती है तो क्या बेंगलोर पुलिस जौनपुर में निशा के परिवार के घर के बाहर नोटिस चस्पा करेगी। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया पर आत्महत्या के लिए उकसाने वाली धाराओं में एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। निकिता के खिलाफ अतुल ने सुसाइड नोट और आखिरी वीडियो में गंभीर आरोप लगाए। अतुल सुभाष के परिवार वालों ने निकिता की गिरफ्तारी की मांग की है। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि अतुल सुभाष खुदकुशी केस में आगे क्या हो सकता है। इसके बारे में और ज्यादा बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 108 ये कहती है कि किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने, मजबूर करने या अभिप्रेरण करने का अपराध बहुत गंभीर है और इसके लिए 10 साल तक की सजा हो सकती है। न्यायालय चाहे तो 10 साल की सजा के साथ साथ नकद जुर्माना भी लगा सकता है और 10 साल कैद की सजा अदालत तय करेगी कि 10 साल कैद की सजा अगर दी जाती है तो वो रिग्रेस यानी सश्रम कारावास हो या साधारण कारावास हो, ये अदालत तय करेगी। अतुल सुभाष के मामले में, जिसमें एक आईटी इंजीनियर ने आत्महत्या की है और उसमें अपने परिवार के लोगों, अपने ससुराल के परिजनों को अभियुक्त बनाया है। अपने आत्महत्या से पहले अपने बयान में उसने जो कहा है, वीडियो में जो कहा है और जो लिखित सुसाइड नोट जो 24 पन्ने का है जिसमें उसने सारी चीजें बताई हैं, उसमें इन 4 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस भी बनता है और उसमें भारतीय न्याय संहिता सजा का यह प्रावधान करती है। अतुल सुभाष और निकिता की शादी 2019 में एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए हुई थी। दोनों के बीच करीब 1 साल तक सब कुछ ठीक रहा। इस बीच निकिता ने एक बेटे को भी जन्म दिया, लेकिन कोविड के दौरान दोनों के रिश्तों के बीच दरार आने लगी और इस झगड़े में अतुल पर निकिता ने अलग अलग मामलों में 9 केस दर्ज करा दिए। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि शादी के 5 सालों में ऐसा क्या हुआ जिससे खुदकुशी को मजबूर हुए अतुल। अतुल को रिश्तों की कड़वाहट, फर्जी मुकदमे और कानून की बेरुखी ने इस कदर तोड़ कर रख दिया कि उसके पास खुदकुशी के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। साल 2019 में बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले अतुल और यूपी की जौनपुर की रहने वाली निकिता की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई और शादी के बाद दोनों बेंगलुरु शिफ्ट हो गए और अगले साल यानी 2020 में दोनों को एक बेटा भी हुआ। लेकिन शादी के 2 साल बाद से ही पति पत्नी के बीच अनबन शुरू हो गई और 2021 में निकिता बेंगलुरु छोड़कर अपने घर चली गई। अतुल निकिता के बीच अनबन की 2 वजह थी, पहला पैसा और दूसरा निकिता के परिवार की दखल। उन्होंने घंटों नौकरी जाने के बाद अपनी माँ से बात करना शुरू किया। इसकी माँ ने इन्हें चीजें समझानी शुरू की। उसके बाद इनके दोस्तों का जो सर्कल है उनसे बात दिन भर करती थी। निकिता घर लौटी तो उनके परिवार से जुड़े लोगों ने अतुल और निकिता के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए पहल की और समस्तीपुर के निवासी पंकज ज्योति के पास संपर्क किया, जो पेशे से सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग उन लोगों के बीच में एक समन्वय स्थापित हो जाए और कुछ मध्यस्थता हो जाए, तो उसमें तय हुआ बहुत देर के बाद कि शादी का जो भी खर्चा है वो उनको लड़की वाले को वापस मिल जाए और वो अपना केस विड्रॉ कर लेंगे। इस पे सहमति यहाँ पे बन गई थी और दोनों इसी पे हुई थी कि मेरे यहाँ ही पैसा वो छोड़ेंगे और जब केस विड्रॉ का पेपर आएगा तो वो अपना पैसा ले जाएंगे। लेकिन इसके बाद फिर दोनों पक्ष में से किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया। 2022 में अतुल और उसके परिवार पर निकिता ने 9 मुकदमे दर्ज करवाए। इनमें से 6 जौनपुर की अदालत में जबकि 3 हाईकोर्ट में दर्ज हैं। जिसके बाद तारीखों की रस्सी को खींचने का सिलसिला शुरू हुआ और 2022 से लेकर 2024 यानी 2-2.5 सालों में ही 120 से ज्यादा तारीखें पड़ी। 40 बार अतुल बेंगलुरु से जौनपुर पहुंचे।
मुझे जहां तक जानकारी है कि 24-25 बार 26 बार उसको इस मामले में, इस 125 के मामले में आना पड़ा था। अपने बच्चे से ना मिलने दिए जाने और पैसों की डिमांड बढ़ता देख अतुल ने हमेशा के लिए ये मामला निपटाने की तारीख तय की और 9 अतुल की खुदकुशी ने देश के जुडिशियल सिस्टम पर एक बार फिर से बहस छेड़ दी है। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में जिन बातों का जिक्र किया है उसके आधार पर निकिता और परिवार वालों पर तो मुकदमा दर्ज हो चुका है। अतुल ने फैमिली कोर्ट की एक जज के खिलाफ भी एक गंभीर आरोप लगाया है। इसी से जुड़ा हमारा छठा सवाल है। हमारा सवाल है कि इंजीनियर खुदकुशी मामले में जज तक पहुंची आज, इसके बारे में आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। सुप्रीम कोर्ट में जो पत्र याचिका दाखिल की गई है, अलख आलोक श्रीवास्तव वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये एक पत्र याचिका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक तो इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, कोर्ट स्वतः संज्ञान भी ले और साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि जिन लोगों ने अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए मजबूर किया है उन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जाए। जांच कराने के अलावा जिस प्रिंसिपल पारिवारिक न्यायालय की प्रिंसिपल जज जो जौनपुर की हैं, उनके खिलाफ भी जांच की जाए। अतुल ने फर्जी मुकदमों में उलझकर अपनी जान दे दी, लेकिन इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी फर्जी मुकदमों की आड़ में शोषण के मामले सामने आते रहे हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फर्जी और झूठे मुकदमे दर्ज कराना गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आता। इसी से जुड़ा हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि फर्जी मुकदमों पर रोकथाम के लिए क्या कानून में बदलाव की जरूरत है? इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय। अगर ये हमने जो भारतीय न्याय संहिता बनाया ना, इसमें एक चैप्टर होता ऑफेंस रिलेटिंग टू चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी एंड परजरी, और ये इसी जो नई वाली भारतीय न्याय संहिता बनी, इसी में हमने ये डिक्लेयर कर दिया होता कि झूठ बोलना, झूठी शिकायत करना, झूठी गवाही देना, झूठा मुकदमा दायर करना, झूठा एफआईआर लिखवाना, झूठी जांच करना, झूठा एफिडेविट फाइल करना गंभीर अपराध है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।